हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू द गेट फ्लायर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वैकेंसी आई है जूनियर इंजीनियर, उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का रिक्रूटमेंट ड्राइव जो स्टार्ट हुआ है उसके लिए हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में और रीजनिंग में पूछे गए हैं। उनको जानेंगे और उससे हमें पता चलेगा, काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं और ये आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशंस में। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं, समझते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को, उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए ये छोटा सा वीडियो है जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के लिए जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 2022 के एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हमें एंटोनिम बताना है, जो यहाँ पे सेंटेंस में जो वर्ड दिया है उसका एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट। ऑपोजिट बताना है और वो वहाँ पे जो है मोस्ट फिट वर्ड होना चाहिए है। द पुलिस फाउंड दैट द विक्टिम वॉज हिट विद अ ब्लंट वेपन बाय द मर्डरर। तो ब्लंट का एंटोनिम क्या होता है? ब्लंट का एंटोनिम होता है शार्प। ब्लंट का एंटोनिम क्या होता है? शार्प होता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट विल बी शार्प। ऑप्शन 1 विल बी दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ब्लंट का ऑपोजिट इज शार्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो फिट करना है सेंटेंस में। आई अर्ज सीमा टू डैश इन टच विद मी रेगुलरली। सो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? कीप इन टच। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आई अर्ज सीमा टू कीप इन टच विद मी रेगुलरली। नेक्स्ट देखते हैं, काफी इजी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं इसमें। बहुत सिंपल जो है इंग्लिश के क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। आपको सिंपल बेसिक और वोकैबुलरी और ग्रामर का जो है आइडिया होना चाहिए है। A dash is a person who remains absent from the school regularly without permission. We have to select the most appropriate option to fill in the blank. तो यहाँ जो blank दिया है इसमें हमें देखना है कि कौन सा जो वर्ड है वो मोस्ट फिट है। ब्लैंक में यहाँ पे हमें दिया गया है कि वो पर्सन जो रेगुलरली जो है स्कूल से एब्सेंट रहता है बिना किसी परमिशन के, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं हम लोग पढ़ाई चोर बच्चा, या जो बच्चा स्कूल से भाग जाता है वो। तो यहाँ पे आएगा ट्यूरेंट, TRUANT। ट्यूरेंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि जो स्टूडेंट रेगुलरली स्कूल से एब्सेंट होता है बिना परमिशन के, दैट चिल्ड्रन और स्टूडेंट इज कॉल्ड ट्यूरेंट। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन A इज द राइट आंसर, राइट। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। In the given sentence, 4 words have been underlined and the underlined words are given as option. Select the option that contains an error. यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है जिसमें 4 वर्ड्स जो है उन्हें अंडरलाइन किया गया है और आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा वर्ड जो है उसमें मिस्टेक है। कॉमन एरर का क्वेश्चन है यहाँ पे। सो पढ़ लेते हैं इस सेंटेंस को। इट इज द स्माइलिंग यंग वुमन वॉक कॉशियस विद हाई हील्स ओवर द फ्रेशली मॉप्ड फ्लोर ऑफ द होटल कैरिंग अ फैंसी बैग। तो यहाँ पे क्या है? कॉन्शियस विद हाई हील्स। यहाँ पे जो एडवर्ब लगी है वो कॉन्शियस लगी है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? कॉन्शियसली, है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? कॉन्शियसली होना चाहिए था। तो ऑप्शन 3 जो है इसका आंसर होगा। कॉन्शियस जो है वो यहाँ पे गलत लगा है, यहाँ पे कॉन्शियसली होना चाहिए था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th वन।
Select the most appropriate option to fill in the blank. देखना है कि कौन सा यहाँ पे ब्लैंक में वर्ड आएगा. The steep dash of the hill was a challenge to the trackers. तो steep क्या होती है? चढ़ाई जो होती है ना, उसको बोलते हैं, उसके लिए क्या वर्ड लगता है? Ascent. ASCENT. प्रोनाउंसिएशन मोर और लेस सबका एक जैसा है एक्सेप्ट एक्सीडेंट, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या आएगा? एसेंट. ASCENT. जो चढ़ाई जो थी वो ट्रैकर्स के लिए जो है एक चैलेंज थी. हिल की, उस पहाड़ी की चढ़ाई करना अपने आप में एक चुनौती थी, चैलेंज था. तो बहुत सिंपल लग रहा होगा, बहुत सिंपल जो है पूछा जाता है. In the given sentence, 4 words have been underlined and the underlined words are given as option. Select the option that contains an error. Same यहाँ पे भी हमको जो एक सेंटेंस दिया है उसमें 4 वर्ड्स जो है 4 जगह आप देखेंगे अंडरलाइन कर रखा है. आपको बताना है किस पार्ट में मिस्टेक है, एरर है. सो यहाँ से स्टार्ट होता है. My conservative father has bought some heavier jewelry. हेवियर ज्वेलरी नहीं होता. हेवियर क्या है? हमारा कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, राइट. और यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं. माय कंजर्वेटिव फादर हैज बॉट सम हेवियर ज्वेलरी फॉर माय सिस्टर्स ग्रैंड वेडिंग इन बैली अक्टूबर, राइट. तो हम कंपेयर तो कर नहीं रहे. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? हेवी ज्वेलरी. हमारी जो एडजेक्टिव्स की 3 डिग्री हम लोग पढ़ते हैं, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव. तो जब हम किसी चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं तब हम जो है कंपैरेटिव डिग्री जो है लगाते हैं. तो यहाँ पे हमने ज्वेलरी को किसी से कंपेयर नहीं किया है, ठीक है. तो यहाँ पे हेवियर ना होकर के क्या होगा? हेवी ज्वेलरी. जब हम कंपेयर नहीं करते, सिर्फ एक ही चीज की बात कर रहे हैं तो हेवी आएगा. किन्हीं 2 चीजों को कंपेयर कर रहे हैं आपस में तो हेवियर हो जाएगा, और 2 से ज्यादा चीजों से कंपेयर कर रहे हैं तो हेवीएस्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या होगा? हेवी ज्वेलरी. तो यहाँ पे एरर किस में है? हेवियर में, राइट. यहाँ पे क्या होना चाहिए था? हेवी ज्वेलरी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Select the most appropriate preposition to fill in the blank. preposition हमें देखने की कौन सी यहाँ पे आएगी. Most teenagers like Harry Potter, but dash my opinion it is too childish. In my opinion, क्या आएगा यहाँ पे? In my opinion. Of my opinion नहीं होगा, on my opinion नहीं होता है, for my opinion नहीं होता है. यहाँ पे क्या होगा? In my opinion it is too childish. तो यहाँ का इसमें क्या आंसर आ जाएगी? मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन क्या है? इन. क्वेश्चन नंबर 8. सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक. हमें यहाँ पे देखना आर्टिकल जो है वो कौन सा यहाँ पे लगेगा. आर्टिकल 3 होते हैं, अ, एन एंड द. आ और एन जो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, और दा जो होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है. व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग देन वी यूज द. और एन जो होता है हम किसी एक चीज के लिए लगाते हैं जब हम किसी वन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साउंड. आ जो होता है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ लगता है, और एन जो होता है वो वावल्स की साउंड के साथ लगता है. मेक श्योर वावल्स की साउंड के साथ. चलिए. ड्यूरिंग द फाइट ही वॉज इंजर्ड इन डैश आर्म. लड़ाई के समय वो कहाँ पे इंजर्ड हुए, उसे कहाँ चोट लगी? आर्म में लगी. अब आर्म में साउंड जो है वो अ की है, तो ऐसे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? एन आना चाहिए, लेकिन यहाँ एन नहीं आएगा. यहाँ पे क्या आएगा? द आएगा. और दा क्यों आएगा? क्योंकि हम पर्टिकुलरली बता रहे हैं वो कहाँ पे इंजर्ड हुआ, उसे कहाँ चोट आई? द आर्म. ही वॉज इन द आर्म. जब हम किसी चीज को पर्टिकुलरली बताते हैं, डेफिनेटली बताते हैं कि ऐसा हुआ, और जब भी हुआ, जहां हुआ, वहां पे हम क्या लगा देंगे? दा. When we are sure about it.
ठीक है, जब हम श्योर होते हैं किसी चीज के लिए तब वहां क्या लग जाता है, हमारा आर्टिकल दा लग जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ड्यूरिंग द फाइट ही वॉज इंजर्ड इन द आर्म। So option 3 is the right answer of this question number 8. चलिए, so we are done with question number 8. Now we are moving towards question number 9. Part of a sentence are given below in the jumbled order. Identify the option that arranges the part in the correct order to form a meaningful sentence. यहाँ पे एक सेंटेंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपको बताना है कि जो सेंटेंस है उसका एक्चुअल जो फॉर्मेशन जो होगी वो कैसे होगी। आपको उन वर्ड्स को फिट करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो है यू हैव टू मेक। सो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। मैनी पीपल लाइक टू स्पेंड as they provide in the villages their retired lives fresh air. Okay, so हमारा सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा, many people like to spend their retired lives in the villages as they provide fresh air. Many people like to spend their retired lives in the villages as they provide fresh air. तो यहाँ देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ABEDCF ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या दिया था, जम्बल्ड वर्ड्स दिए थे और उसको अरेंज करके वी हैव टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो वो हमारा बन गया, इट इज मैनी पीपल लाइक टू स्पेंड देयर लाइव्स इन द विलेजेस एज दे प्रोवाइड फ्रेश एयर। तो यहाँ पे हमसे आर्टिकल्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और प्रेपोजिशन के थे, ये जम्बल्ड वर्ड्स के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ओके, व्हाट डिड यू हैव फॉर डैश लंच। ओके, ऑप्शंस हमें जो दिए हैं, इट इज द एंड अ, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। आर्टिकल का क्वेश्चन है, लंच के बिफोर क्या आएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी मील टाइम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। मील टाइम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। ये सेंटेंस ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ब्लैंक नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्टली ये क्वेश्चन होगा, व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच। नो आर्टिकल रिक्वायर्ड बिफोर मील टाइम। मील टाइम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो कि बेस्ड होंगे रीजनिंग पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब 11 से 20 तक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस। 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। 5 लड़कियां हैं जो कि एक लाइन से बैठी हैं और वो सब क्या फेस कर रही हैं, नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रही हैं। ठीक है, नॉर्थ हमारा टॉप में होता है, नॉर्थ डायरेक्शन, तो सबकी फेसिंग जो है नॉर्थ की तरफ होगी। सब जो है नॉर्थ को देख रही होंगी। पहला स्टेटमेंट हमें दिया है, भारती इज नॉट एडजेसेंट टू रानी एंड अमृता। जो भारती है वो जो है रानी और अमिता के पास नहीं बैठी है। मतलब अमिता और रानी के पास भारती नहीं बैठ सकती। दूसरा हमें दिया है स्टेटमेंट, कीर्ति इज नॉट एडजेसेंट टू रानी। अब कीर्ति जो है वो भी रानी के पास नहीं बैठ सकती।
यह भी मैंने इंफॉर्मेशन अपने लिए हम लोगों ने लिख ली है। फिर दिए भारती इज एडजेसेंट टू रमा। अब भारती कहाँ बैठी है? रमा के जस्ट साथ में बैठी है। भारती कहाँ बैठी है? रमा के साथ में बैठी है, राइट। एंड रमा इज इन द मिडल ऑफ दी रो। अब मिडल तो ये वाला पार्ट है। अब रमा यहां बैठी है। अब भारती के लिए उसने क्या बोला? भारती किसके एडजेसेंट बैठी है? रमा के। तो भारती जो है वो यहाँ पे भी बैठ सकती है। ये तो बताया नहीं है कि राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो दो प्रोबेबिलिटी बन जाएंगी। ये रमा यहाँ हो गई, भारती यहाँ हो गई, ठीक है। कीर्ति इज एडजेसेंट टू हूम आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब कीर्ति किसके पास बैठी है? पहले तो हम इनकी जो है सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो कर ले। अब यहाँ पे हमें क्या बोला था कि भारती जो है वो अमृता और रानी के पास नहीं बैठ सकती। तो भारती की अगर ये वाली पिक्चर है तो यहाँ पे रमा और अमिता में से कोई नहीं आ सकता, यहाँ दोनों पे आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा एक मिनट, अगर मैंने अमिता को यहाँ बिठाया तो यहाँ मैं कीर्ति को बिठा सकती हूँ, लेकिन रानी यहाँ नहीं आएगी। मतलब भारती के पास ये नहीं आनी चाहिए, तो अमिता और रानी जो है यहाँ वाइस वर्सा होंगी। इस वाली पिक्चर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आ सकती हैं ये दोनों, मतलब कोई भी प्लेस ले सकती हैं, फोर्थ या फिफ्थ। और कीर्ति यहाँ आ गई, ठीक है। और अगर हम दूसरी वाली पिक्चर देखें तो यहाँ पे अमिता और रानी नहीं आ सकते, अमिता और रानी इन दोनों प्लेसेस पे आ सकते हैं। और कीर्ति यहाँ आ जाएगी। ये दो पिक्चर्स यहाँ पे जो है, दो अरेंजमेंट जो है, सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ बन रहे हैं। क्वेश्चन हमारा था कीर्ति इज एडजेसेंट टू हुम ऑफ द फॉलोइंग। कीर्ति किसके साथ बैठी है? एडजेसेंट मीन्स किसके साथ बैठी है। तो यहाँ पे अगर इस वाली पिक्चर को देखें तो कीर्ति भारती के साथ बैठी है, और इस वाली पिक्चर को देखें तो भी यहाँ कीर्ति भारती के साथ बैठी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी अरेंजमेंट बने आंसर सेम ही आएगा। अगर आंसर अलग अलग आ रहा है तो मतलब कहीं पे हमारी मिस्टेक है, हमने कहीं कोई गलती करी है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, राइट। तो यहाँ पे कीर्ति किसके साथ बैठी है? कीर्ति इज एडजेसेंट टू भारती। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। Question number 12. A certain number of people are sitting in a row facing north. कुछ लोग जो हैं एक लाइन से बैठे हैं, ये नहीं बताया कितने हैं, और सबके सब फेस क्या कर रहे हैं? नॉर्थ, टॉप साइड पे फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक एक करके जो है सारे ऑप्शन लेंगे। पहला है G sits second to the left of S. जी जो है वो एस के सेकंड लेफ्ट है। ये एस है तो इसका ये पोर्शन जो है लेफ्ट होगा, 1 2। जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। फिर हमें दिया है टी सेट्स 4 टू द राइट ऑफ आर। अब टी कहाँ बैठा है? आर के राइट पे बैठा है, एंड ही इज 4th फ्रॉम आर। तो अगर R यहाँ है 1 2 3 4, T हमारा यहाँ आ गया। अब वो कह रहा है ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन R एंड Q। R और Q के बीच में 3 लोग बैठ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसी में ही जोड़ दूंगी इसको, सेकंड वाली जो मैंने लाइन ड्रॉ करी थी इसी में Q को फिट करूंगी। अब उसने क्या बोला? R और Q के बीच में 3 लोग हैं, तो यहाँ पे कितने? ऑलरेडी 3 का डिस्टेंस है, 1 2 3, और यहाँ पे ऑलरेडी T है। तो R के राइट साइड में तो Q नहीं आएगा, R के लेफ्ट साइड में Q आ जाएगा। 1 2 3 और ये Q आपका यहाँ आ गया,
फिर हमें दिया है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन P एंड R। अब P और R के बीच में जो है 2 ही लोग बैठ सकते हैं। अब इस पिक्चर को देखें तो P आपका यहाँ पे भी आ सकता है, और इसी पिक्चर को एक और बार नीचे बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें एज सच जो है बताया नहीं है कि P जो है किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी P आ सकता है। ये 2 पिक्चर्स जो हैं वो बन गई। फिर हमें क्या दिया है, S sits third to the left of Q। S जो है वो Q के लेफ्ट में है और थर्ड पोजीशन पे है। इसी को एक्सटेंड किया 1 2 एंड 3। यहाँ पे भी इसी को एक्सटेंड कर दीजिए 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या दिया था, ये वाली अब पिक्चर को यहाँ पे हम लोग जो है और जोड़ देंगे। एस के सेकंड लेफ्ट में G था, यहीं पे आ गया है इसी के ऊपर, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं एक बार फिर भी लिख देती हूँ ऑप्शंस, क्योंकि मैंने इसी के ऊपर ओवरराइट कर दिया है। ऑप्शन 1 हमें 16 दिया है, ऑप्शन 2 हमें 14 दिया है, ऑप्शन 3 हमें 13 दिया है, ऑप्शन 4 हमें 15 दिया है, राइट। क्योंकि मैंने उसके ऊपर ही लिख दिया, कटिंग कर दी है, तो ऑप्शन हो सकता है आपको ना समझ में आ रहे हो। यहाँ तक हो गया। फिर उन्होंने कहा इफ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन द रो, अगर कोई और पर्सन जो है इस रो में नहीं बैठा है, इस लाइन में नहीं बैठा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सीटेड, कितने लोग जो हैं वो यहाँ बैठे हैं, कितने लोग जो है इस लाइन में बैठे हैं। तो हमको सिर्फ काउंट करके बताना है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कहीं पे इससे कोई हमको जो है फर्क नहीं पड़ता है कि किसका क्या पोजीशन है बहुत ज़्यादा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस वाली पिक्चर से 14 आ रहे हैं। एक बार नीचे वाली से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आंसर इज 14। इस एक लाइन में कितने लोग बैठे, 14 लोग बैठे। सो ऑप्शन 2 14 वाला जो ऑप्शन है वो जो है हमारा सही आंसर है 14। देयर आर 14 पर्सन इन दिस रो, राइट। समझ गए होंगे। चलिए, यहाँ पे हमें काउंट करके बताने थे कितने लोग थे। पोजीशन मैटर करती है ऐसा नहीं है, अगर क्वेश्चन हमसे वैसा ही पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं रीजनिंग का। This question has 2 statements followed by 2 conclusions numbered 1 and 2. You have to take the given statement to be true even if they seem to be a variance from the commonly known facts. You have to decide which conclusion is logically follow from the given statement. तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट देनी है, उसके बेस 2 स्टेटमेंट्स हमें दी हुई हैं, उनके बेसिस पे हमें देखना है कि कौन से 2 यहाँ पे जो कंक्लूजन हमें यहाँ दिए हैं वो सही है। क्या वो दोनों कंक्लूजन सही है, क्या उनमें से कोई एक कंक्लूजन सही है, या दोनों ही सही हो सकते हैं, आइदर और की प्रोबेबिलिटी रखती है। चलिए पहले यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट हमको दी है सम पिग्स आर रैट्स। सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है, आप लोगों ने लगाया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैंकिंग के भी हम एग्जाम देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली पेपर में 5-10 क्वेश्चन हमें सिलॉजिज्म के मिल जाते हैं। तो सम पिग्स आर रैट्स, ये बन गया हमारा। ऑल ईयर्स आर रैट्स, तो जो ईयर्स हैं वो आपका पिग को टच नहीं करेगा, क्योंकि उसका रिलेशन जो है वो रैट के साथ ही बताया गया है, पिग से कुछ नहीं बताया गया है। चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं। विच कंक्लूजन इज करेक्ट। यहाँ पे 2 कंक्लूजन हमें दिए। सम रैट्स आर ईयर, यस दिस इज ट्रू। जब सारे ईयर्स ही जो है रैट हैं तो कुछ पोर्शन रैट का ईयर भी तो होगा, क्योंकि ईयर वाला पोर्शन किस में आ रहा है, रैट के अंदर ही आ रहा है, तो उतना पोर्शन रैट का जो है वो
कॉमन है ईयर से, सो दिस इज करेक्ट। सम रैट्स आर पिंक, गेस सम रैट्स आर पिंक, तो बोथ द कंक्लूजन आर करेक्ट। सो यहां हो गया हमारा ऑप्शन 3, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। एक चीज और होती है क्वेश्चन के अंदर, कई बार हमें दिया होता है नन ऑफ दीज नन फॉलोज, सिलॉजिज्म में भी आता है, इनइक्वालिटीज में भी हमसे पूछ लिया जाता है, तो वहां पे ऑप्शन दे दिया जाता है नन फॉलोज या फिर नन ऑफ दीज, दोनों में आपको फर्क मालूम होना चाहिए। नन फॉलोज का मतलब होता है कि जितने भी कंक्लूजन्स दिए हैं वो सारे गलत हैं। नन फॉलोज मीन जब हमारे जो भी कंक्लूजन हमें दिए, मान लीजिए 2 ही कंक्लूजन हमें दिए, जब दोनों ही गलत होंगे तो हम क्या लगाएंगे, नन फॉलोज। लेकिन नन ऑफ दीज का ऑप्शन दिया है, तो नन ऑफ दीज हम कब लगाते हैं कि मान लीजिए कंक्लूजन 1 जो है, सपोज कंक्लूजन 1 जो है वो करेक्ट है, लेकिन हमें ऑप्शन में नहीं दिया है, जहां हमें टिक करना है वहां पे हमें नहीं दिया है, तब हम लगाएंगे नन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर तो आ रहा है लेकिन वो आंसर का ऑप्शन व्हेन इट इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन देन वी मार्क ऑन नन ऑफ दीज। तो मेक श्योर व्हाइल आंसरिंग अ क्वेश्चन। स्टिल अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपना डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द गिवन इंफॉर्मेशन, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके, यहाँ पे हमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सिट एंड टॉल इज रिटन एज दिस, हाइट एंड टॉल ग्राफ इज रिटन एज दिस, एंड ग्राफ सिट वेट इज रिटन एज दिस। हाउ विल सिट बी रिटन इन दैट लैंग्वेज? तो एक एक करके स्टेटमेंट जो है लेते हैं इसकी, और जो कॉमन वर्ड होगा उसका मीनिंग निकाल लेंगे। तो पहला क्या था, हमें सिट एंड टॉल दिया था और हाइट एंड टॉल ग्राफ दिया था। दोनों में क्या चीज कॉमन थी, टॉल। दोनों में क्या चीज कॉमन थी, टॉल। और टॉल के लिए कौन से वर्ड्स कॉमन है इसमें वो हम देख लेते हैं। तो इट इज REF, REF इज फॉर टॉल, राइट। फिर दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरा और तीसरा वाला स्टेटमेंट, इनको ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। हाइट एंड ड्राफ बचा है इसमें, ड्राफ एंड ड्राफ सेट एंड वेट। तो यहाँ पे ड्राफ है, ड्राफ का मतलब ड्राफ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है, ये कट चुका है। इसमें ऑप्शन में क्या है, डिस, डिस। तो ड्राफ के लिए ये हो गया। हमें किसका निकालना था, हमें सिट का चाहिए था। हमें किसका चाहिए था, सिट का। तो सिट हमें जो है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में दिया हुआ है, सिट स्टैंड एंड टॉल, ड्राफ सिट एंड सिट वेट। तो ड्राफ का निकल गया, यहाँ पे है सिट और यहाँ पे भी सिट है। तो इसको देख लेते हैं कौन सा वर्ड कॉमन है। यहाँ बचा है टेक्स्ट एंड ऑप्ट, ऑप्ट एंड कॉन। तो ऑप्ट इज द राइट आंसर। ऑप्ट क्या है इसका राइट आंसर। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ लिख के भी कट करके सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही 2-2 स्टेटमेंट्स आप लेकर के देख सकते हैं किसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्ट इज द कोडेड वर्ड यूज फॉर सेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स, वॉक, मिंट, टॉल, बेयर। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, 4 वर्ड्स हमें इस क्वेश्चन में दिए हैं। इट इज वॉक, मिंट, टॉल, बेयर। इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज रिमूव, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म न्यू मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं, अगर इनका फर्स्ट लेटर रिमूव कर दिया जाए, क्या दिया है हमें, वॉक, मिंट, टॉल और बेयर। ये 4 लेटर वर्ड्स हमको यहाँ दिए हैं। इनका हमें क्या करना है, फर्स्ट लेटर जो है वो रिमूव करना है। फर्स्ट लेटर हमें क्या कर देना है, रिमूव करना है। सो अब आपको बताना है कि मीनिंगफुल वर्ड कौन सा है। ऑक कोई वर्ड नहीं होता, एंट कोई वर्ड नहीं होता,
ऑल इज द वर्ड एंड आर इज द वर्ड, ऑल एंड आर। तो ये दो मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है। ऑप्शन में देख लीजिए किससे बने, टॉल एंड बेयर। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। इसमें आपको करना क्या है, प्रैक्टिस खूब अच्छे से करनी है और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम इसी तरीके के और भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहें और आपकी क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व हो सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हम और लाएं तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 7 friends G, H, I, J, K, L and M are sitting around a circular table. 7 दोस्त हैं जो कि एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और all are facing away from the center, लेकिन सबकी फेसिंग जो है वो सेंटर के ऑपोजिट साइड है, ठीक है। मीन्स दे आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। तो एक सर्कल बना लीजिए और उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। और मैं एरो बाहर की तरफ बना दे रही हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि सबकी फेसिंग जो है वो सेंटर की तरफ नहीं है, आउटसाइड है। एरो का मतलब है दे आर फेसिंग आउटसाइड। तो 7 फ्रेंड्स हैं। अब चलिए आगे पढ़ते हैं और एक एक को सॉल्व करते हैं। J इज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ G। J कहाँ बैठा है, G के लेफ्ट से 4th प्लेस पे। अब G जो है उसे आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं क्योंकि हमें इसके लिए पहली बार में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो सपोज G यहाँ बैठा है तो G का फेस इधर है तो ये चीज उसकी लेफ्ट होगी। 1 2 3 4 J यहाँ बैठा है। K is sitting immediately to the left of J। और K जो है वो कहाँ बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट बैठा है किसके, J के। तो ये J का लेफ्ट था तो आपका K यहाँ आ गया। और उसने क्या बोला, एंड इमीडिएटली टू द राइट ऑफ M। तो M आपका यहाँ आ जाएगा, राइट। M आपका इधर की तरफ आ जाएगा। ये पोर्शन जो है राइट साइड के लिए है और ये लेफ्ट के लिए। L and G आर नेबर्स ऑफ H। अब L एंड G क्या है, वो नेबर्स हैं किसके, H के। L और G जो है वो नेबर हैं। अब G यहाँ है और हमें क्या दिया है, H हमारा यहाँ तो आ नहीं सकता तो H यहाँ आ जाएगा, L हमारा यहाँ आ जाएगा। और H के बारे में हमें क्या बोला है, Who is sitting second to the left of M। अब उसने क्या बोला था कि M के सेकंड लेफ्ट होना चाहिए H, तो ये भी सही है। 1 2 ये भी हो गया हमारा सही। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमें इतनी ही इंफॉर्मेशन दी गई है। एक फेलो जो है अभी बच रहा है इसके अंदर। G हमने लिख लिया, H I, तो I की प्लेस यहाँ होगी। अब हमसे क्या पूछा है, हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ K। तो ये K है, लेफ्ट हमारा ये पोर्शन है ना, इधर की तरफ। तो कौन बैठा है सेकेंड लेफ्ट में, 1 2। G इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ K। तो ऑप्शन 2 जो होगा वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, समझ आ गया होगा। स्टिल अगर डाउट हो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 7 persons A B C D E F G are sitting around a circle for playing card facing towards the center। अभी क्या था, facing away the center था, अभी क्या है, फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। 7 लोग हैं जो कि सर्कल में बैठे हैं और कार्ड्स प्ले कर रहे हैं एंड दे आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। वही करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सर्कल बनाएंगे 7 पार्ट्स में, उसको
डिवाइड कर देंगे एंड ऑल आर फेसिंग दी सेंटर, की फेसिंग अंदर की तरफ होगी, इसलिए एरो अंदर की तरफ बना दिया। ठीक है, तो यहां तक हमें ये इंफॉर्मेशन दी थी। अब देखिए C इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ G। C जो है वो कहां बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट बैठा है G के। अब G अगर यहां बैठा है तो लेफ्ट वाला पोर्शन हमारा ये होगा और ये वाला पोर्शन हमारा राइट होगा। तो C इमीडिएट लेफ्ट है G के एंड D इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C। और D कहां है, D इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C। C is sitting immediately to the left of G, D is sitting second to the left of C। तो 1 2 यहां पे D आ गया। फिर हमें दिया है B is sitting third to the right of A। अब B कहां बैठा है, A के राइट में एंड इट इज थर्ड एंड F is sitting second to the left of A। अब देखना पड़ेगा कि A की पोजीशन कहाँ आती है, A की पोजीशन कहाँ पे अप्रोप्रिएट होगी, क्योंकि A की जो पोजीशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ C G D हमें कुछ नहीं बताया है। क्या बोला है, B is sitting third to the right of A। अब मैं यहाँ एक एक करके देख लेती हूँ जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर A को मैं यहाँ बिठाती हूँ तो हमारा B कहाँ जाएगा, थर्ड, 1 2 3 B यहाँ आ सकता है। फिर उन्होंने क्या बोला, F इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A, 1 2, बिल्कुल सही पोजीशन बन गई। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि मैंने जैसे यहाँ बना दिया तो तुरंत बन जाए, जरूरी नहीं है। अगर मैंने A को यहाँ बिठाया होता राइट, तो उसके थर्ड राइट में देखना था हमें, तो 1 2 3 यहाँ पे C बैठा था तो ये गलत हो जाता। अगर मैं A को इस प्लेस पे बिठाती तो राइट में 1 2 3 यहाँ पे मेरा जो है B आ जाता। लेकिन अब F की बात है, F सेकंड लेफ्ट है तो लेफ्ट इधर की तरफ था हमारा, तो 1 2 G के तो यहां तो आ नहीं सकता था, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता। अगर मैं A को यहां बिठा देती तो थर्ड राइट 1 2 3 तो D पे आ जाता, यहां B नहीं बैठ सकता था। क्यों, क्योंकि यहां ऑलरेडी D बैठा है, तो दिस इज रॉन्ग। तो तीनों ही ऑप्शंस आपको देखने होंगे, जो भी प्लेसेस, जो वेकेंट प्लेसेस हैं वहां आपको देखना होगा और उनमें वो फिट होना चाहिए, कोई भी किसी दूसरे की पोजीशन पे नहीं बैठ सकता है। तो A जो है वो C के बिल्कुल साथ में बैठेगा। देन जो है उसके राइट में कौन है, B थर्ड राइट 1 2 3 और सेकंड लेफ्ट कौन था उसके, F 1 2 F यहाँ आ गया, एक पर्सन यहाँ बचा है, A B C D E यहाँ पे आ गया। चलिए, तो ये हमारा सर्कल कंप्लीट। क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ C। C के थर्ड राइट कौन सा है, तो 1 C हमारा यहाँ था, 1 2 3 थर्ड राइट कौन है, E। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा सही, थर्ड वाला ऑप्शन E is the right answer। E is sitting third to the right of C is the right answer of this question। चलिए, we are done with question number 17। now we are moving toward question number 18। Rahul is the nephew of Nilesh। Nilesh's mother is Rita। Sita is Rita's mother। Sita's husband is Arjun। Sushma is the mother-in-law of Arjun। How is Rahul related to Arjun। तो ये क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन का है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इन्हें बहुत ध्यान से समझिएगा। राहुल कौन है, नीलेश का नेफ्यू है। मैंने मेल को जो डिनोट किया है वो बॉक्स से किया है, राइट, बॉक्स से रिलेट किया है।
तो नीलेश की कोई भी सिस्टर या जो कोई भी है उसका बच्चा है राहुल। ठीक, हमें नहीं मालूम। नेफ्यू है बेसिकली, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहें तो सिंपल यहां पे लिख लीजिए। इसका क्या है, नेफ्यू है राहुल। राहुल के लिए मैंने आर लगा दिया। नीलेश मदर इज रीता। रीता जो है वो कौन है, नीलेश की माँ है। मदर और सन। फिर उसने बोला सीता इज रीताज मदर। अब सीता जो है वो रीता की माँ है। सीता's हस्बैंड इज अर्जुन। अब सीता के हस्बैंड कौन है, अर्जुन है। सुषमा इज मदर इन लॉ ऑफ अर्जुन। मतलब जो अर्जुन की जो मदर इन लॉ है, राइट, या सीता की आप माँ बोल लीजिए, वो कौन है, वो है सुषमा। सन इन लॉ, राइट। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, हाउ इज राहुल रिलेटेड टू अर्जुन। राहुल कैसे अर्जुन से रिलेटेड है। नीलेश जो था वो राहुल का मामा था, अंकल था, वो नेफ्यू है। ठीक है, तो नीलेश की माँ रीता और रीता की माँ जो थी, वो रीता की जो माँ है आपकी सीता, वो उसके अर्जुन क्या लगे, यहाँ पे राहुल के फादर लगे। ठीक है ना, राहुल के फादर लगे, राइट। तो रीता के फादर कौन है, राहुल। तो हमसे यही पूछा गया। तो सॉरी नॉट राहुल, इट इज हाँ, रीता के फादर जो है वो अर्जुन है। राहुल के क्या लगेंगे, तो यहाँ पे इसके फादर है और इसके ग्रैंडफादर, तो इसके क्या हो जाएंगे, ग्रेट ग्रैंड फादर, नॉट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंड सन जो है वो रहेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि इसके तो फादर, इसके फादर हो गए, इसके ग्रैंडफादर हुए। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये नेफ्यू था तो यहाँ पे ये इसके ग्रेट ग्रैंडफादर हुए और ये क्या लगा, उनका ग्रेट ग्रैंड सन। ठीक है ना, राहुल का रिलेशन पूछा था, अर्जुन का नहीं। अर्जुन जो है वो जो है यहाँ पे उसके राहुल के ग्रेट ग्रैंडफादर हैं और राहुल जो है वो उनका ग्रेट ग्रैंड सन है। तो इट इज राहुल इज अर्जुन्स ग्रेट ग्रैंड सन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अर्जुन के बारे में पूछा होता तो आप बताते कि अर्जुन जो है वो ग्रेट ग्रैंड फादर हैं, परदादा जिसे हम लोग बोलते हैं, परदादा या परनाना। तो यहाँ पे मैटरनल है रिलेशन, तो यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड फादर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in this question two statements are followed by two conclusion, number 1 and 2, find out which conclusion is true based on the given statement। inequalities का क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट दिए, कंक्लूजन बताना है विच वन इज करेक्ट। सो R इज ग्रेटर देन S। जो चीज ग्रेटर होती है उसको मैं टॉप पे लिखती हूँ, जो स्मॉलर होती है उसको बॉटम में लिखती हूँ। ठीक है, S इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू T।
ग्रेटर के लिए वर्टिकल लाइन, इक्वल के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन। T इज ग्रेटर देन और इक्वल टू W, ये आ गया। फिर क्या दिया, W इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू U एंड M इज ग्रेटर देन U। ये हमारी पिक्चर बन गई। अब हमने बताना है कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है। उसने बोला U इज लेस देन S। अगर हम सबको यहाँ पे, क्योंकि आइदर ग्रेटर और इक्वल दिया है, अगर ग्रेटर ले लेंगे, सबको ग्रेटर मान लें कि R जो है वो S से, ये तो हमें दिया ही है, S T से बड़ा है, T W से बड़ा है और W U से बड़ा है, ठीक है। तो उस केस में ये वाला स्टेटमेंट सही हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। मैंने ये नहीं कहा कि बड़ा है, कहीं नहीं कह रही हूँ कि S इज ग्रेटर देन U। वाई आई एम नॉट सेइंग दिस, बिकॉज यहाँ पे क्या दिया, आइदर ग्रेटर और इक्वल। सेकेंड स्टेटमेंट दिया S इज इक्वल टू U। सेकेंड स्टेटमेंट हमको क्या दिए, सेकेंड स्टेटमेंट हमको दिए S इज इक्वल टू U। अब अगर हम इक्वल मान लें कि ये S से लेकर के U तक जो है वो सारे इक्वल थे, तो उस हिसाब से S जो है वो U के इक्वल हो जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट वाले पिक्चर से ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है, सेकंड वाले पिक्चर से ये वाली पॉसिबिलिटी भी बन रही है। तो इस केस में क्या आंसर होगा, क्या बोथ दी कंक्लूजन्स आर करेक्ट? नो, दोनों कंक्लूजन तभी सही होंगे जो कि हमारे एक मतलब दोनों पिक्चर में आ जाए। इससे सिर्फ ग्रेटर आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा। इस वाली पिक्चर से जो है इक्वल आ रहा है बट ग्रेटर नहीं आ रहा, ठीक है ना। दोनों में होने चाहिए, दोनों चीजें पॉसिबल होनी चाहिए, तब हम बोथ कंक्लूजन लगाते हैं। एक पिक्चर से ग्रेटर शो हो रहा है, एक पिक्चर से इक्वल शो हो रहा है, तो उस केस में हमारा ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर होगा। आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। या तो कंक्लूजन 1 सही है या फिर कंक्लूजन 2 सही है। क्यों? क्योंकि दोनों के बारे में हमें एग्जैक्टली जो है क्वेश्चन में नहीं बताया गया, ठीक है ना। क्वेश्चन में हमें एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं बताया गया। जो पिक्चर हमारी ड्रॉ हो रही है, जो कंक्लूजन से ड्रॉ हो रहा है, वो ये आ रहा है स्टेटमेंट से कि या S जो है वो U से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, दो में से कोई एक चीज हो सकती है। इसलिए हमारा जो है आइदर और का ऑप्शन यहाँ पे लगेगा, राइट। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, जहां पे हमें क्लियरली नहीं बताया गया हो किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तब वहां पे हमारी आइदर और की कंडीशन आ सकती है, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, मैथ्स में भी हम लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चंस किए हैं। इफ माइनस मीन्स प्लस, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो माइनस का मतलब क्या दिया है, यहाँ 13 लिखा है, माइनस मीन्स प्लस, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड। बॉडमॉस का रूल लगाएंगे, सिंपल, सबसे पहले डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन प्लस, देन माइनस। तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे, 13 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 6/5। फ्रैक्शन में लिखते हैं। अब मल्टीप्लाई करनी है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, अब प्लस बचा है, 13 प्लस 12 इज 25। So option C is the right answer of this question. Answer is 25. बॉडमास के रूल में हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे तो सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। अदरवाइज कई बार हमें ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, वो जनरली क्वेश्चंस हमें मिलते हैं मैथ्स में, न्यूमेरिकल एबिलिटी में। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स दिए होते हैं। ब्रैकेट्स भी 3 तरीके के होते हैं, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट।
सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स को ओपन किया जाता है, फिर हम जो है करली ब्रैकेट्स पे आते हैं और सबसे लास्ट में हम सॉल्व करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को। और जब इन ब्रैकेट्स को हम ओपन करते हैं तो सेम रूल फॉलो होता है, सबसे पहले डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो कैंडिडेट्स हमने जितने भी क्वेश्चंस थे, आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हम लेकर के आए थे, अदरवाइज बहुत लेंदी हो जाता। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस का एक छोटा सा वीडियो है, अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरीके के और वीडियोस हम लोग लेकर के आए उसके लिए कमेंट भी कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गुड लक कैंडिडेट्स, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फ्लायर।